हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें टू केस के बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। पहला केस जिसमें से क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, एंड सेकंड केस था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कोएक्सियल पोजीशन पर। मतलब हमने एक्सियल पोजीशन पर और कोएक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किए थे। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी, आज में हम थर्ड केस की स्टडी करेंगे। और थर्ड केस क्या है, एट एनी पॉइंट। इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना जानेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन करेंगे। आ रही बात समझ में इतनी? तो लेट कंसीडर वी हैव टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, both have same magnitude but opposite in nature and they are placed very close to each other। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना रहेगा, 2l। यहाँ पर हमने सेंटर मान लिए O, और किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, तो मैंने ये कंसीडर कर दिया एक पॉइंट M। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने कंसीडर की r, एंड यहाँ पर एंगल लिए हमने थीटा। ये एंगल किसके बीच में बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन एंड द लाइन विच जॉइन द पॉइंट O एंड M। ठीक है, मतलब इस लाइन और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके बीच जो एंगल बन रहा है उसे हमने क्या लिए है, थीटा लिए। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ हमने थीटा एंगल लिए, ना कि इस साइड से लिए। ठीक, इस साइड से लोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हम इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं। ठीक, थीटा की जो वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से हम इसे मेजर करेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दो चार्ज हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। यदि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो हम एंगल ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हूं कि एंगल कहां से मेजर करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से मेजर करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, माइनस से प्लस होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। ठीक, बस यही बताना चाह रहा था मैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हमको डायरेक्शन जो एंगल रहेंगे इस तरीके से मेजर करना है। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक, या और एक डायग्राम देखिए आप, इधर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इधर निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं पॉइंट M ले लूं, ठीक है, तो क्या थीटा की वैल्यू ये रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा हो गया, माइनस से प्लस होता है। थीटा की वैल्यू कौन सी लोगे, ये वाली लोगे। आ रही बात समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन इसका बहुत आसान रहने वाला है, लेकिन इसमें दो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट break into split into two component, P cos theta in the direction of E axial मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको मैंने ऐसा लिखा है। ई नेट भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस डेरिवेशन में हमको एक्सियल की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है उसका भी यूज करना है, कोएक्सियल का भी फार्मूला यूज करना है, इसलिए मैंने एक्सियल लिखा है। ठीक, आ रही बात समझ में इतनी? तो
electric dipole moment split into two component P cos theta in the direction of E axial and P sin theta in the opposite direction of E कोएक्सियल। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है इसे समझिए अच्छे से, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो पी कंपोनेंट है इसे दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, एक पी कॉस थीटा, तो थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, पी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो पी कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए एक दूसरा कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब ये जो पी कॉस थीटा है, अब आपको जो वेक्टर पी यहाँ पर इसे भूल जाना है, मतलब इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको दो कंपोनेंट मिल गए हैं, इस दो कंपोनेंट का यूज करके डेरिवेशन आपको करना है। ठीक, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। तो जो पी कॉस थीटा है ये हम एक्सियल पोजीशन, जो एक्सियल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पर जो हमने वैल्यू निकाले थे उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो, और पी कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स पी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल। ई एक्सियल के डायरेक्शन में क्या रहेगा, पी कॉस थीटा पे इसी डायरेक्शन में हम बना लेते हैं ई एक्सियल। ठीक है, अरी बात समझ में, ई एक्सियल। ठीक है, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर हमने लिए पी साइन थीटा। देखिए ये जो ई एक्सियल का डायरेक्शन है, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर हमने क्या लिए है, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा को हमने क्या लिखे, एंड पी साइन थीटा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई कोएक्सियल। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा पी साइन थीटा। तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम बना देते हैं ई कोएक्सियल। आई बात समझ में। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ई कोएक्सियल। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने पी कॉस थीटा को ई एक्सियल के डायरेक्शन में क्यों लिए और पी साइन थीटा को ई कोएक्सियल के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिए। इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमने पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, इसके कारण यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, कहां पर, एक्सियल पर। ठीक है, इस कंडीशन पे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आता है, ई एक्सियल का इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और यदि कोई एक्सियल पॉइंट पर हम निकालते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसा होता है ई कोएक्सियल। ठीक है, लास्ट प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ई कोएक्सियल का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के। ठीक है, यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, इसके डायरेक्शन में ई एक्सियल हमने कंसीडर की इस पॉइंट के लिए, इन दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर P cos थीटा के साथ हमने ई एक्सियल लिए, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अरी बात समझ में, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी है, एक्सियल की कंडीशन अप्लाई कर दी है। ठीक है, ये जो मैंने पी कॉस थीटा और ई एक्सियल को सेम डायरेक्शन में रखा है कि नहीं, कौन सी कंडीशन है, ये एक्सियल की कंडीशन है। ठीक है, एक्सियल की कंडीशन हमने अप्लाई की इसमें, और कोएक्सियल की कंडीशन कहाँ अप्लाई की है, यहाँ अप्लाई की है, पी साइन थीटा। कोएक्सियल में क्या हो रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है पी, और इसी के जस्ट अपोजिट ई कोएक्सियल का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। देखो ये एक्सिस लाइन है, ये एक्सिस लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सिस, इससे ये वाला लाइन कितने का एंगल बना रही है, 90 का। ठीक है, ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक, तो इसी के जस्ट अपोजिट में हमने ई कोएक्सियल ले लिए, अपोजिट है ना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ई कोएक्सियल का डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट है। मैंने बताया था इसको भूल जाना है, इससे आपको ध्यान नहीं रखना है। अब क्या कंसीडर करोगे, पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, पी साइन थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो गया, ई कोएक्सियल हो गया। ठीक है, कोएक्सियल की कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई की है। ठीक, आधी बात इतनी समझ में। ठीक, अब इसे अब आगे बढ़े, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, इसे नोट करिए।
ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, डायग्राम कैसे बनाना है आपको आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of eight point M ड्यू टू P cos थीटा। ठीक है, P cos थीटा के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं 8.8 पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने क्या लिए है E एक्सियल। ठीक है, क्या माने इसे E एक्सियल, और E एक्सियल का हमने फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, kp/2kp/r का क्यूब। ठीक, याद आ रहा है कुछ? एक्सियल पोजीशन में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले थे। याद आ रहा है कुछ? क्या याद आ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने एक्सियल पोजीशन पर निकाले थे 2kp/r का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो P है इसे भूल जाओ आप। ठीक है, इसकी जगह क्या यूज करोगे? एक्सियल के डायरेक्शन में क्या है? P cos थीटा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2kp cos थीटा डिवाइड बाय r का क्यूब। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब यहाँ पर E एक्सियल की वैल्यू है हमारे पास, E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp cos थीटा अपॉन r का क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। वैसे ही हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.m ड्यू टू P sin थीटा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूं ड्यू टू P sin थीटा। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.m ड्यू टू P sin थीटा कितनी हो जाएगी? E कोएक्सियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? kp/r का क्यूब। यही पढ़े हमने। तो P की जगह क्या यूज करोगे? P की जगह क्या यूज करोगे? P sin थीटा। यहाँ पर P की जगह क्या जाएगा? P sin थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या निकालना है? नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.m। इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप एक इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, E नेट। ठीक है, E नेट। ठीक, इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। E नेट की हमको वैल्यू निकालना है। ठीक, चलो इस डायग्राम को और ये जो मैंने लिखाया है इसे नोट करिए, इसके बाद हम आगे की स्टेप करेंगे। दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, दोनों फार्मूले का यूज होने वाला है। इसके बाद हम E नेट की वैल्यू निकालेंगे। E नेट मतलब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.m क्या हो जाएगा? E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, वेक्टर सम करना है हमको क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर सम कैसे करते हैं? E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E कोएक्सियल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका वेक्टर सम कर रहे हैं और E नेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, मेन पॉइंट यही था कि यहाँ पर 2kp cos थीटा अपॉन r का क्यूब कैसे आया और kp sin थीटा अपॉन r का क्यूब कैसे आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं आया समझ में तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसे नोट करिए, जल्दी से नोट करिए।
ज्यादा हमने कुछ नहीं किए चेंजेस, फार्मूला वही है 2kp अपॉन आर का क्यूब। पी की जगह क्या रख दिए, पी कॉस थीटा रख दिए ई एक्सियल के लिए, और ई को एक्सियल के लिए हमने क्या किए, ई को एक्सियल के लिए पी की जगह क्या रख दिए, पी साइन थीटा रख दिए। बस इतना ही तो चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर, ई एक्सियल का स्क्वायर मतलब 2kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे कॉस थीटा है का स्क्वायर, अंडर रूट लगाना पड़ेगा आपको, प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं ई नेट की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4, ये k का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r की पावर 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे कॉमन टर्म बाहर निकाल रहा हूँ। कॉमन टर्म कौन कौन से निकलेंगे, चलो इसे पूरी स्टेप में ही बता देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मैं सारी स्टेप कवर करके बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k का स्क्वायर, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा r की पावर 6। आ रही बात समझ में, प्लस k का स्क्वायर, p का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय r की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालेंगे। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, k का स्क्वायर, p का स्क्वायर, k का स्क्वायर, p का स्क्वायर, r की पावर 6, r की पावर 6 कॉमन टर्म है, बाहर निकाल दो। ई नेट इज इक्वल टू k का स्क्वायर और p का स्क्वायर जब बाहर निकालोगे, देखिए इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट k का स्क्वायर, p का स्क्वायर अपॉन r की पावर 6 है, इनके ऊपर अंडर रूट है ना, इसे बाहर निकाल रहे हैं आप, तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, k p अपॉन r की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ से भी तो स्क्वायर हटेगा, ठीक है। पहले क्या था 3 इंटू 2 था ना, स्क्वायर हट जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इतनी वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में, जब कॉमन आप निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा k p अपॉन r की पावर 3, ठीक है। k को निकाल दी बाहर, p को, r की पावर 6 को निकाले तो r की पावर 3 बची, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा अंदर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक। हमारे पास वैल्यू हो जाएगी kp अपॉन आर का क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आ गई हमारी ई नेट की वैल्यू, ई नेट, ठीक है। इसके बाद आप k का यहाँ पे k की वैल्यू रख सकते हो। k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आप रख दीजिएगा, ये हमारे पास आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम इस फार्मूले का यूज करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये k की वैल्यू है, मैंने आगे नहीं किया हूं, k की वैल्यू आप रख लीजिएगा, ठीक। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 कर दी, ठीक। तो ये फार्मूला है, इसे नोट करिए आप। इसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे कि जो हमने फार्मूला निकाले हैं ये कितना एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। इसका प्रूफ देखेंगे। कैसे देखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमने फार्मूला निकाले थे उसका प्रूफ करेंगे, और कोई एक्सियल के लिए जो फार्मूला हमने निकाले थे उसे भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसे नोट करिए जल्दी। अच्छा, यहाँ पर
एक और पॉइंट हमको देखना है, यहां से यहां तक का एंगल हम मानेंगे अल्फा, ठीक। और अल्फा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कैसे पता चलेगा, थीटा की वैल्यू हमको पता रहेगी, ठीक है। और ये अल्फा की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं ये एंगल जितने भी इस एंगल की वैल्यू आएगी वो बता देगी कि इस एंगल से जो एक्सियल के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उससे कितना एंगल बनाते हुए ई नेट का डायरेक्शन है, ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना रहेगा। इसके बाद अभी तो हम इसे प्रूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे अल्फा की वैल्यू, ठीक। नोट करिए, अब कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ई एक्सियल, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, 0, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 होती है, कैसे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ई एक्सियल पर थीटा क्या लोगे, 0 लोगे। तो ई एक्सियल की वैल्यू निकाल रहे हम, ई एक्सियल इज इक्वल टू, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो के पी अपॉन आर का क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर 0, ठीक है, थीटा की जगह 0 प्लस 1 ई एक्सियल इज इक्वल टू आ जाएगा अच्छा, यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, मैंने अंडर रूट लगाना भूल गई थी, उसमें भी अंडर रूट लगा दीजिएगा, ठीक है। अंदर ये अंडर रूट में रहेगा ना, क्योंकि अंडर रूट से हमने ये बाहर निकाले थे, टर्म बाहर निकाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अंडर रूट, ठीक है। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर का क्यूब, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 मतलब कि 4, ठीक है। अंडर रूट 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के पी अपॉन आर क्यूब, और ये 2, ठीक है। इसको हटाओगे, इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ई एक्सियल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या किए, ठीक। अच्छा, इसकी पहले वाली स्टेप में मिस्टेक जो हुई थी उसे सुधार लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। के पी अपॉन आर का क्यूब, इसके पहले वाली स्टेप बता रहा हूं मैं, अंडर रूट लगाना जिसमें भूल गया था, क्या था, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद की वाली स्टेप थी, ठीक, यहाँ पे अंडर रूट मैंने नहीं लगाया था, तो आप अंडर रूट लगाइएगा, ठीक, ओके। तो ये एक्सियल की कंडीशन में हमने यही फार्मूला तो पढ़े ना, यही फार्मूला निकाले थे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सियल की, मतलब ये फार्मूला जो हमने निकाला बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट करिए इसे। अब देखेंगे कोएक्सियल पर, और कोएक्सियल पर थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, थीटा की वैल्यू 180 रहने वाली है, ठीक है। अब ई कोएक्सियल, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 180, क्यों होगा 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है और नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। कब, जब हम कोएक्सियल पोजीशन की बात करें तो ई कोएक्सियल की वैल्यू निकाले, देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है, ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे, हमारे पास जाएगा ई कोएक्सियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर का क्यूब
3 cos स्क्वायर 180, ठीक है, यहाँ 180 हो जाएगा +1 का अंडर रूट। ई कोएक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो हो जाएगा KP/R का क्यूब। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पूरा टर्म 0, 0 + 1 का अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो ई कोएक्सियल की वैल्यू कितनी आ गई, KP/R का क्यूब, न्यूटन पर मीटर। आ रही बात समझ में, ठीक है, न्यूटन पर। ये आ गई हमारे पास ई कोएक्सियल की, यही हमने फार्मूला पढ़े हैं कोएक्सियल पोजीशन पर, ठीक है, इसे नोट करिए। अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बताएगा हमको नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग tan अल्फा, ठीक है। नोट करिए। डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल यदि हमको पता रहेगा तो हम डायरेक्शन बता देंगे कि इस एक्सियल से कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए ई नेट की का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा की वैल्यू, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन, tan की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा, यहाँ पे देखिए tan अल्फा की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। ये परपेंडिकुलर जो है किसके बराबर होगा, ई कोएक्सियल के, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई कोएक्सियल, ई कोएक्सियल, और ये क्या हो जाएगा, ई एक्सियल, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, ये हो जाएगा ई एक्सियल। आ रही बात समझ में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कोएक्सियल की वैल्यू क्या होगी, क्या होती है, KP cos थीटा, यही निकाले थे हमने इसी वीडियो में इसके पहले, ठीक है, ध्यान से देखिए। KP cos थीटा अपॉन R का, सॉरी, KP sin थीटा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, KP sin थीटा अपॉन R का क्यूब डिवाइड बाय 2KP cos थीटा डिवाइड बाय R का क्यूब, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ई एक्सियल की वैल्यू 2KP cos थीटा अपॉन R का क्यूब। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, चलो इसे रब करना, नोट करिए जल्दी से। tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, चलो यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं, KP sin थीटा डिवाइड बाय R का क्यूब इंटू, इसको ऊपर लिखा रहे हैं, R का क्यूब डिवाइड बाय 2KP cos थीटा, ठीक है। K से कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या बच गया, R से R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, क्या बचा 1/2, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बचा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बच रहा है ना, ये sin थीटा cos थीटा, और ये 2, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 tan थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। नोट करिए इसे। इसके बाद की स्टेप है ये वाली, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। तो
जो मैंने आपको इसके पहले वाले 2 टॉपिक कवर कराया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो इसके चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे तैयार करिएगा, ठीक है। थैंक यू।